आज से करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू की जा रही है और यह करंट अफेयर की मंथली करंट अफेयर होगा, डेली करंट अफेयर ना होकर, क्योंकि यूपी पीसीएस या यूपी आरओ, चाहे वह प्रीलिम्स हो या मेंस हो, करंट अफेयर का विशेष योगदान रहता है। प्रीलिम्स में तो 35 से 40 क्वेश्चन पीसीएस प्री में ही आ जाते हैं, जबकि मेंस में आधे से अधिक हिस्सा जीएस का करंट बेस ही होता है। लगभग 60 से 70% हिस्सा करंट बेस होता है मेंस में यूपी पीसीएस के। और यह स्थिति यूपी के आरओ की है प्रीलिम्स की, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन करंट से आते हैं। तो आज दिसंबर 2024 का इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है परीक्षा के लिहाज से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पूरे दिसंबर मंथ का, उसका क्रक्स लिया गया है। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट उसको बता दिया जाएगा और ये लास्ट में जो एग्जाम आएगा इसको फिर कंपाइल करके भी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। आप मंथली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक नई पहल यूपी पीसीएस 2025 और यूपी आरओ एआरओ 2023 को ध्यान में रखते हुए दो नई पहल शुरू की गई है। एक MRT 300 है, ये वाली पहल, एक PYQ 360 है। MRT 300 पहल शुरू की जा चुकी है और PYQ 360 हाल ही के 4-5 दिनों में यह भी शुरू की जाएगी। MRT 300 का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम। मोस्ट रिपीटेड थीम ऐसी थीम जो बार बार यूपी पीसीएस या आरओ की प्री की परीक्षा में रिपीट हो रही है पिछले 30-35 वर्षों में। ऐसी थीम की संख्या 300 के लगभग है और ये पूरे जीएस की हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल भी है। 300 ऐसी थीम है जो हर वर्ष परीक्षा में रिपीट हो रही है। पिछले जितने भी 30 से 35 वर्ष में एग्जाम हुए उनमें ये 300 थीम से ही क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है। बार बार ये परीक्षा में आ रही है। इसी को ध्यान में रखकर आपको इन 300 थीम पे पूरी तरह से कमांड करा दी जाएगी ताकि आप परीक्षा आराम से पास कर जाओ। यह एक जो MRT 300 प्रोग्राम है, ये इसमें फैक्ट और कंसेप्ट दोनों हैं। कंसेप्ट थोड़ा हल्का कम है, फैक्ट ज़्यादा है, ताकि क्योंकि परीक्षा के लिहाज को देखते हुए उसमें उतना ही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो परीक्षा के लिए रिलेवेंट है। इसकी क्लास शुरू हो चुकी है और ये सभी के लिए फ्री है और इसकी भी डेली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसकी 2-3 क्लास हो चुकी है, तो आप इससे जुड़िएगा। नई पहल एक PYQ 360 है, जिसमें पिछले 30-35 वर्षों के यूपी पीसीएस में जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनके PYQ आपको कराए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये एंटायर PY के थ्रू आपको सिलेबस कंप्लीट कराया हो जाएगा आपका। यानी कि MRT 300 और PYQ 360 दोनों पहल के अंतर्गत अगर आपकी रेगुलर इसकी क्लास देखते हैं, रेगुलर इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो यहीं से आपका जीएस प्री का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपनी तैयारी अपने स्तर से जारी रखें। तो आज जो हमारी नई सीरीज शुरू की गई है करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में, ये दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लिया गया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड जाके करके पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत पीसीएस में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर कुछ उसमें बांटा गया है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिक घटनाक्रम, सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम और विविध घटनाक्रम। इसी से ही प्रश्न बनते हैं हमारे और यही से प्रश्न आपके मंथली अगर आप करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो आपको करंट अफेयर में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे। आप करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, उसको मंथली या डेली बेसिस पे पढ़ते रहें। लास्ट में जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है वो ठीक नहीं है, उससे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मंथली या डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं दिसंबर का करंट अफेयर। दिसंबर 2024 को शुरू किया गया है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर किन देशों
की जो सीमा है उसके निकट लगती है। पहले तो यह क्वेश्चन है मैप बेस, आपको पता होना चाहिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है। यह बात कर रहा है पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो जिला है सिलीगुड़ी, यानी कि एक वहाँ पर एक कॉरिडोर है, उसकी सीमा चीन से लगती है, नेपाल से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। वहीं पर ही मैप के थ्रू अभी बताएंगे आपको। जैसे यहाँ पर एक मैप है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम, यहाँ से हम अरुणाचल गए और इधर ऐसे हम यहाँ पर ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम होते हुए ये यहाँ पर ये पश्चिमी बंगाल में हम आ गए, ये वाला। तो ये इसी को यहाँ पर बोलते हैं चिकन नेक। कभी कभी आपको परीक्षा में चिकन नेक के बारे में भी सुनाई देगा। आईआर में जब हम आईआर पढ़ते तो चिकन नेक के बारे में होता है। ये चिकन नेक बहुत ही एक कम चौड़ाई वाला हिस्सा है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों से जोड़ता है, चिकन नेक ये वाला। तो इस पे हमेशा चीन की एक नज़र रहती है कि अगर ये हम चिकन नेक को पूरी तरह से हथिया ले तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भारत से कट जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये चिकन नेक यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसकी सीमा ये नेपाल है, इधर ये चीन है और ये यहाँ पर ये बांग्लादेश है। इन तीनों देशों से लगती है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो 3 देशों की सीमा उससे लगती है, एक चीन की, नेपाल की, बांग्लादेश की। सूखे की समस्या से, सूखा आपको पता है सूखा कब होता है? सूखा तब स्थिति उत्पन्न होती है जब वर्षा की मात्रा औसत मात्रा से बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है। विश्व में अटाकामा मरुस्थल जो है वहाँ पर लंबे समय से बरसात नहीं हुई, इसलिए इसको विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कहा जाता है। वहीं पर एक स्थान है अरिका विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान है क्योंकि वहाँ पर लंबे समय तक बरसात नहीं हुई थी। तो सूखे की समस्या से संबंधित विश्व ड्रॉट एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि पूरे विश्व का सूखे का एक एटलस लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी सम्मेलन और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया? लॉन्च किया। क्योंकि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सूखे की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो विश्व में अगर सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है? हमारी कृषि व्यवस्था चरमरा जाती है, कृषि का प्रोडक्शन घट जाता है, फसल होती नहीं है। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको मेंस के लिहाज से ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए और आप इसको एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधन तीनों जगह इसको प्रयोग करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपके सेकंड पेपर जो आईआर का, वहाँ पर आपके ये फोल्डर पॉइंट के रूप में काम करेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर पढ़ते समय आपको प्रीलिम्स दिमाग में तो रखना ही रखना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप मेंस दिमाग में रखें कि कौन सा पॉइंट हमारे मेंस के किस सेगमेंट में जाएगा। अभी एक किताब लेके बैठे जिसे अभी पढ़ रहे हैं और उस पॉइंट को वहाँ पर लिख लें कि ये एक 4-5 पेज फर्स्ट पेपर के करंट अफेयर से संबंधित, 4-5 सेकंड पेपर के, थर्ड पेपर के। जैसे पहला जो पॉइंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये है हमारा आईआर में कहाँ पर जाएगा? जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा एक टॉपिक है, वहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। और ये जो सूखा का जो विश्व ड्रॉट में एटलस है कहाँ पर जाएगा? एग्रीकल्चर में, फर्स्ट पेपर में भी एग्रीकल्चर है भूगोल के अंतर्गत। सेकंड पेपर में कहाँ पर जाएगा? आईआर में। थर्ड पेपर में एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाले सेक्शन में है और थर्ड पेपर में एक सेक्शन और है, कहाँ पर जाएगा? आपदा प्रबंधन। और इसी तरह से यूपी का जो 5वां 6ठा पेपर जुड़ा है एग्रीकल्चर 6ठे पेपर में है, तो वहाँ पर भी जाएगा ये, ठीक है नहीं। तो आपको पता चल गया, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार किस राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता होता है उसका प्रजनन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है? यह जो उद्यान है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यानी कि कभी कभी आपको पर्यावरण में प्रश्न देखने को मिलता है कि बहुत सारे अभ्यारण्य पूछ लिए जाते हैं। एक्चुअली भारत में तो हजारों की संख्या में जैव विविधता के संरक्षित क्षेत्र हैं, तो सारे के सारे तो नहीं पूछ सकते। प्रश्न हमेशा वहीं से बनता है जहाँ से क्या हो,
हमारा करंट अफेयर के न्यूज में हो। तो ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसमें चीता का जो प्रजनन केंद्र है उसको स्थापित करने की बात की जा रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जैव विविधता आपको अच्छी तरह से सिलेबस रटा दिया जाएगा। मेंस का कहाँ पर क्या है? ये जैव विविधता एक टॉपिक है हमारा, कहाँ से? थर्ड पेपर जीएस में, मेंस में। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? विश्व की जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। दिव्यांगजनों का जब पेपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, सामाजिक किस में लिखेंगे? सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में, तो वहाँ पर दिव्यांगजनों का एक टॉपिक आता है, उसमें इसको आपको मेंशन करना है। मेंस के लिहाज से आपको मेंस की तैयारी अलग से नहीं करनी, आपको उसके फॉर्डर पॉइंट करंट अफेयर से ही निकालने हैं। तो उदाहरण के है ना, भारतीय सेना ने हाल ही में किस शहर में AI इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर भारतीय सेना ने AI इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च AI ChatGPT पे हो रही है। और AI हमारे एसए के लिहाज से मीन्स में थर्ड पेपर में, किसमें? थर्ड पेपर में हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिहाज से, और सेकंड पेपर में IR में AI जो इस समय अभी हाल ही में आपने सुना होगा ChatGPT और एक चीन का एक DeepSeek आया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भूचाल सा उत्पन्न हो गया था। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आज के समय में इनका रणनीतिक महत्व है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा NDPS अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? NDPS अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इससे हजारों की संख्या में बच्चे क्या होते हैं? वही से नहीं होते हैं। देखो मादक, ये भारत है, ये वाला हमारा इंडिया है, ये इंडिया का। तो भारत के दो ओर, एक यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल है और यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट है। ये जो क्रिसेंट है यहाँ पर, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में है। यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों का कारोबार होता है। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन देशों में संबंधित है, लाओस या वियतनाम। तो इसका जो पारगमन क्षेत्र है ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ये भारत से ही होके जाते हैं, चाहे वो समुद्री मार्ग से जाए या स्थलीय मार्ग से जाए, अवैध घुसपैठ करके। तो इसलिए भारत मादक पदार्थों की तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित है दक्षिणी एशिया में। तो मादक पदार्थ एक टॉपिक है, कहाँ पर? आंतरिक सुरक्षा थर्ड पेपर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है? नेपाल से। तो वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में इसीलिए एक टॉपिक जोड़ा गया है, क्या है? उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा NDPS अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। तो हाँ, यहाँ पर लघुकालीन धूमकेतु कहाँ से आते हैं? लघुकालीन धूमकेतु क्यूपर बेल्ट से आते हैं। आपको क्यूपर बेल्ट अभी बताएंगे क्या है। यानी कि जो लघुकालीन धूमकेतु ये हमारे क्यूपर बेल्ट से आते हैं। क्यूपर बेल्ट, ठीक है, आपको इसको भी समझाई देते हैं, क्योंकि इससे करंट अफेयर की क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई नहीं। आप देखो, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से ये इसके चक्कर लगाते हैं कौन से ग्रह हैं? बुध है, फिर शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है, इसके बाद ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये है वरुण। ये सूर्य के ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, है ना, ऐसे, आपको पता ही है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे, ठीक है। ये यानी कि ऐसे पूरा एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रह है सूर्य से, ये इसका नाम है वरुण। इस वरुण ग्रह के बाहर ही ये जो बेल्ट है यही क्यूपर बेल्ट है।
और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। दूसरा, इस वरुण ग्रह के बाहरी या क्यूपर बेल्ट है, तो यहाँ से ये धूमकेतु आते हैं। धूमकेतु ये चट्टानी टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, धूलकणों के इस तरह से होते हैं, और इनका जो मुंह होता है धूमकेतुओं का, वो तो होता है सूर्य की साइड में ऐसे। मान लिया जब ये इधर से आएंगे तो इधर सूर्य की साइड में ऐसे आएगा इनका चेहरा हुआ, और सूर्य के टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस, क्योंकि ये बर्फ से भी बने होते हैं, तो इनका वाष्पीकरण हो जाता है, तो इसके पीछे पूंछ सी निकल जाती है ऐसे। जैसे ये एक धूमकेतु, इसकी पूंछ ये वाली, तो सूर्य के तरफ आ रहा था, तो वाष्पीकरण से, इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य के इधर होती है, ठीक विपरीत दिशा में। पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये क्यूपर बेल्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा। हाल ही में रूस ने किस प्रकार के कैंसर का उपचार विकसित किया? हाँ, यानी कि रूस ने एक नई वैक्सीन बनाई है जो कैंसर का उपचार कर सकती है, और यह जो वैक्सीन है mRNA, डीएनए होता है और आरएनए होता है। एम का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है ये, और ये कैंसर का उपचार करती है। विश्व में कैंसर से बहुत सारी मृत्यु अकारणवश हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा, पता चलता है कि किसी को हमारे घर में, रिलेशनशिप में, गांव में कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, लिवर का कैंसर हो गया, तो इसकी अभी तक जो मुख्यतः थेरेपी थी वो क्या थी? रेडियोथेरेपी, और जो बहुत ही कष्टकारी थी। तो विश्व में पहली बार रूस ने एक वैक्सीन डेवलप की है कैंसर की, और ये किस पर आधारित है? mRNA पर। इससे काफ़ी कल्याण होगा विश्व का, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने, ठीक है। यानी कि एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया किसने? वाणिज्यिक मंत्रालय ने। हाल ही में किस संस्थान ने वर्मम थेरेपी के लिए गिनीज बुक, यानी कि गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम रिकॉर्ड किया? तो ये कौन सी है संस्थान? राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान। ये यानी कि भारत की जो चिकित्सा पद्धति है आयुष, उसी में एक आती है, सिद्ध भी एक आती है। तो उसी संस्थान ने, जो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान है, उसी ने वर्मम थेरेपी का इजाद किया, और इसी को गिनीज बुक में क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है नहीं। हाल में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना, एआई परियोजना की शुरुआत की है, और उसका क्या नाम है? भारत जेन। एक्चुअली आने वाले समय में एआई ने पूरी तरह से हमारी जो प्रौद्योगिकी है, हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है, एआई और चैट जीपीटी पूरी तरह से उसको बदल देगा। इसलिए इस समय पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी सबसे ज़्यादा शोध हो रहा है तो वो एआई पे है, ठीक है नहीं। तो ये किस, भारत जेन, आपको एआई का टॉपिक पता है साइंस टेक में, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा सिंथेटिक मिरर बैक्टीरिया के निर्माण का क्या उद्देश्य है? सिंथेटिक मिरर बैक्टीरिया का निर्माण किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है नई दवाओं और संबंधित सामग्रियों का विकास करना। एक्चुअली आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया हमेशा क्या होते हैं? जानलेवा होते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया लाभदायक भी हो सकते हैं। देखो, चिकित्सा प्रौद्योगिकी में इसी को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसी से सिंथेटिक मिरर बैक्टीरिया बनाया गया, ठीक है, और उसी से नई दवाइयों का इजाद भी हो सकता है, उनका विकास भी हो सकता है, ठीक है नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा डार्क कमेट्स। कमेट्स क्या होता है? धूमकेतु। धूमकेतु पता है, वो बर्फ के चट्टानी टुकड़े होते हैं, धूलकणों के भी होते हैं, और उनकी दिशा हमेशा क्या होती है? सूर्य के ठीक विपरीत होती है। तो डार्क कमेट्स चर्चा में रहा, और ये क्या है? ये धूमकेतु जैसा व्यवहार करने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह आपको पता है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है, और क्षुद्र ग्रह चट्टानी टुकड़े होते हैं, ठोस के बने होते हैं,
कभी कभी धूलकण भी होते हैं, और यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह है धूमकेतु के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। तो आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहरों को शामिल किया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है, और जिस तरह से भारत सरकार ने गांवों के विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं चला रखी है, कार्यक्रम चला रखे हैं, इसी तरह से शहरी विकास के लिए अलग अलग क्या चला रखी है, योजनाएं चला रखी है। क्योंकि वर्तमान में भारत की लगभग 32% आबादी किस में रहती है? शहरों में रहती है। 68% आबादी हमारी गांव में। तो हाल ही के वर्षों में गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे, तो शहरों की आबादी बढ़ेगी। उसी को ध्यान में रखकर भारत में 100 स्मार्ट सिटी तैयार किए जा रहे हैं, और स्मार्ट सिटी मिशन उसी को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था, ठीक है। आपको बताना है किस वर्ष शुरू किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा सियांग नदी एक प्रमुख सहायक नदी है। सियांग नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदी है, जैसे लोहित है, काम्पेल है, और जो अरुणाचल के आसपास, असम के आसपास बहते सुबनसिरी है। ये सारी की सारी नदियाँ किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है नहीं। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत से, और यह चीन से होते हुए भारत में अरुणाचल में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जाते हुए ये अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम केयर्स फंड किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको पता होगा एक समय पूरी दुनिया में ऐसा भी आया था कि पूरी दुनिया की सांस रुक गई थी। वो समय कैसा था? वो समय कोविड का पीरियड था। इसी समय में 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी भारत में नागरिकों के कल्याण के लिए, ठीक है। PMABHIM योजना के तहत किस प्रकार के केंद्रों को मजबूत किया जाएगा? ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों को, यानी कि प्रधानमंत्री ABHIM एक योजना है जिसके स्तर पर ब्लॉक लेवल के जो जन स्वास्थ्य केंद्र है उनको मजबूत किया जाएगा। हमारे यहाँ पर भारत में जो इसका प्राइमरी हेल्थ सेंटर फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इस तरह का हेल्थ सेंटर होता है, यानी कि चिकित्सा की जो हमारी वो है हायरार्की इस तरह से बनाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा RER का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी देश की व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने के लिए। RER एक पैमाना है, सूचकांक है, क्या है? यह किसी भी देश की व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता कब लागू हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता 2022 में लागू हुआ। यह ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह का ईयर पूछता है। ट्रेवल लीजन इंडिया के सर्वश्रेष्ठ 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता? यह जो जीता है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा ने जीता है, ठीक है। क्योंकि मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। और यह जो ट्रेवल लीजर इंडिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 का इसी हवाई अड्डे ने जीता है। और आपसे मिलान करने के लिए आएगा, यह हवाई अड्डा कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गोवा में। तो कहाँ पर है? गोवा में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। अभी एक दूसरा हमने अभ्यारण्य पढ़ा था गांधी, जिसमें किसको बचाया जा रहा था? चीते के प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही थी ना। तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता काफी अधिक है। वहां पर जो जैव विविधता के संरक्षित क्षेत्र हो, चाहे बाघ के संरक्षित क्षेत्र हो, चाहे अभ्यारण्य हो, वे काफी अधिक है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान को। तो यह न्यूज में है, और आपके जीएस में जब ये आएगा तो पर्यावरण वाले सेक्शन में ये बन के आएगा एक नया प्रश्न,
कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बच्चा समझेगा कि कैसे आ गया। तो हाल ही में किस देश में चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया? चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। हार्नबिल महोत्सव 2024 में राज्य साझेदार राज्य घोषित किए गए कौन से? सिक्किम। यानी कि कौन सा राज्य साझेदार राज्य घोषित किया गया? हार्नबिल महोत्सव 2024 में सिक्किम को साझेदार राज्य घोषित किया गया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया? इनका नाम है सिद्धार्थ कौल। ये एक क्रिकेटर है। सिद्धार्थ कौल के बारे में पूछेगा। यह पर्सनालिटी जो है खेल से संबंधित है, सामाजिक कार्य से संबंधित है, राजनीतिक से संबंधित है या बॉलीवुड से। तो सिद्धार्थ कौल एक क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया। हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब किस देश के द्वारा विकसित किया गया? पार्कर सोलर प्रोब यह एक क्या है? एक सूर्य की अनुसंधान के लिए नासा का भेजा गया क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, पार्कर प्रोब। और किसका है? नासा का। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। जिस तरह से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। ठीक है, तो ये पार्कर प्रोब किसने भेजा है? नासा ने भेजा। और किसके लिए भेजा है? सोलर यानी सूर्य के लिए। इसी तरह से भारत का भी एक मिशन भेजा गया है, आदित्य मिशन, वो सूर्य के लिए, वो उसको भी ध्यान रखना। भारत में किस में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। कहा था ना, मध्य प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षित क्षेत्र काफी अधिक है। चाहे वह अभ्यारण्य हो, चाहे वह बाघ अभ्यारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ है, टाइगर है, वे पाए जाते हैं। हाल ही में रुपए के मूल्य में कमी देखी गई। यानी कि रुपए का जो मूल्य है, ये मूल्य है में कमी देखी गई। इस अवमूल्यन से किस क्षेत्र को लाभ हो सकता है? मूल्य जब भी भारत की या किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उससे हमेशा निर्यात को लाभ होता है। विदेशों में जब हमारा निर्यात जाता है तो प्रतिस्पर्धी हो जाता है उस देश के घरेलू प्रोडक्शन की अपेक्षा। आपने देखा होगा कभी कभी चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय कितनी अनुमानित की गई? 4,122 रुपये। यानी कि एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 4,122 रुपये। आप देखो 4,122 रुपये एक महीने में एक व्यक्ति को उसकी औसत व्यय कर रहा है। वो आय नहीं, व्यय है। घरेलू घरेलू उपभोग व्यय की बात कर रहा है। 4,122 रुपये एक महीने में वो खर्च कर रहा है। ठीक है नहीं? तो हाल ही में चर्चा में एम सैंड क्या है? नदी के रेत का विकल्प है। यानी कि जो नदी का रेत है उसी के स्थान पर उसका विकल्प बनाया गया है एम सैंड। क्योंकि नदी में रेत का उत्खनन होता है, उससे नदी का जो सतत प्रभाव है प्रभावित होता है। ठीक है, इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। तो उसी के एक विकल्प के रूप में एम सैंड को बनाया गया है। ठीक है नहीं? हाल ही में चर्चा में रहे स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करती है। क्योंकि देखो अभी शहरों में क्या है कि कोई भी घर, अगर किसी के पास जमीन है, घर है, प्लॉट है, तो उसके अवेज में बैंक से जाके लोन ले सकता है। लेकिन गांव में जो घरेलू जमीन थी, जैसे किसी का मकान है, किसी के पास छोटा कोई जमीन का टुकड़ा है रिहायशी क्षेत्र में, उस पर अभी तक ऐसी सुविधा नहीं थी। इसलिए सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण लोगों को भी शहरी लोगों की तरह अपनी संपत्ति के एवज में कोलेटरल के रूप में रखकर बैंक से लोन लेने का सुविधा प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? यानी कि आर्टिकल 29(1)
के तहत यह काम करता है। आपको पता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का जो प्रावधान है, उनके संस्कृति को बढ़ावा देने और शैक्षणिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान है आर्टिकल 29 और 30 में इनका मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है। ठीक है नहीं। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किसका हिस्सा है? यह जो पहल है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल प्रशासन गांव की ओर का एक हिस्सा है। यानी कि अभी तक क्या है कि हमारा जो प्रशासन था वो अत्यधिक केंद्रीकृत था, उसको डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकृत की बात की जा रही है ताकि प्रशासन गांव की ओर जाए। क्योंकि क्या है, जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे क्या है, आधी से अधिक आबादी कहाँ पर रहती है? गांव में। 68% आबादी गांव में रहती है, लेकिन वह आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, चाहे वह प्रशासनिक सुविधाएं हैं, चाहे वह हेल्थ केयर से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, तो उनका पूरी तरह से समावेशी विकास नहीं हो पाया और वे राष्ट्रीय एकीकरण में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए। उसी को ध्यान में रखकर क्या पहल शुरू की गई है? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। और यह जो पहल है प्रशासन गांव की ओर, यानी कि प्रशासन केवल शहरी क्षेत्र में केंद्रित न रहे, गांव में भी ध्यान रखें। जिज्ञासा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह कार्यक्रम CSIR के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय वर्षा आधारित प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा आधारित कृषि का विकास करना। क्योंकि देखो भारत जैसा कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है। सिंचित जो हमारे पास भंडारण है सिंचित जल के वो कम है। एक्चुअली हमारे पास विश्व की 2.4% क्या है? भूमि है विश्व की। ठीक है, लेकिन हमारी जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17%। और हमारे पास जो जल संसाधन है विश्व की मुश्किल से बहुत कम संसाधन है जल के, जनसंख्या ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखकर यह वर्षा पर जो आधारित कृषि के विकास को रखकर यह पहल शुरू की गई है, इसका उद्देश्य। ठीक है नहीं, शुरू। हाँ, हाल ही में चर्चा में रहे मिल्की वे पौधे, ठीक है, एस्केलेपियास श्रीएका एल, मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? इससे प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं। मिल्कवीड पौधे से हमें प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं और रेशे से क्या बनते हैं? हमारे कपड़े बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं। ठीक है नहीं। हाल ही में किसानों को कीटनाशकों के जो हानिकारक प्रभाव है उससे बचाने के लिए किस उपकरण का विकास किया गया? किसान कवच का। आप देखते होंगे जब हम, क्योंकि देखो जो बच्चे शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं उनको मूलभूत चीज़ों का पता नहीं है। आप अगर कोई भी फल खाते हैं या कोई भी सब्जी खाते हैं तो उसको कौन उगाता है? कृषक उगाता है। और कृषक को उसको उगाने के लिए उसको कीड़े से भी बचाना है, और कीड़े से बचाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है? कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। कभी कभी वे कीटनाशक जब तेज हवाएं चलती है या तेज गर्मी पड़ती हैं तो वो जो कीटनाशक का छिड़काव करने वाला किसान है उसके बॉडी पे रिएक्शन कर जाते हैं, कभी कभी तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उसी को ध्यान में रखकर यह किसान कवच बनाया गया है। और यह पहल आप कहाँ लिखेंगे? एग्रीकल्चर टॉपिक पेपर 3 GS, पेपर 1 GS और पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल में मेंस में आप इसको लिखेंगे। ठीक है। 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का उत्तराखंड है, जिसने 2024 में इसको लागू किया। और समान नागरिक जो संहिता है संविधान के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है बताओ? ठीक है, हाल ही में यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आया गया है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय जो परीक्षण एजेंसी NT के पुनर्गठन की सिफारिश किस समिति ने की? राधाकृष्णन समिति ने। हाल ही में लॉन्च किया गया स्वयं खोज और बचाव सहायता उपकरण स्टार्ट 2 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? यह जो संस्थान है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा इसको क्या किया गया? विकसित किया गया है। आपने देखा होगा समुद्र में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं,
कोई नाव पलट जाती है, दो नाव की टक्कर हो जाती है, समुद्र में तूफान आ जाता है, तो उसी को ध्यान में रखकर स्टार 2 एक उपकरण बनाया गया है, ठीक है नहीं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। आभा अभत सहायेश्वर मंदिर कहाँ पर है? अभत सहायेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में, जीएस में। बिरहोर जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वह किस तरह की है? बिरहोर जनजाति जो है वह घुमंतू जनजाति है और शिकार पर निर्भर है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और शिकार करती है जानवरों का, ठीक है, अपना भरण पोषण करती है। बिरहोर जनजाति, आपको बताना बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। डार्विन ततैया किस प्रकार का जीव है? यह एक परजीवी है, परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है नहीं। डार्विन ततैया, ततैया जिस तरह से मधुमक्खी होती है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, शायद बहुत से कम बच्चे जानते होंगे। चर्चा में हाल में चर्चा में रहा गोलन हाइट्स वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में? गोलन हाइट सीरिया, जहाँ पर इस समय जो समस्या चल रही, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है नहीं, तो वहीं पर है गोलन हाइट्स। और यह यूपीएससी में 3 से 4 बार प्री में और 2 बार मेंस में गोलन हाइट के बारे में पूछा जा चुका है। तो इसलिए गोलन हाइट पर जो इस समय नियंत्रण है वो किसका है? वो इजराइल का है। आईएनएस निर्देशक का निर्माण किसने किया? यह गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स ने किया। आईएनएस निर्देशक नेवी के एक तरह का पोत है नेवी का, और यह गार्डन शिपयार्ड ने बनाया। और गार्डन शिपयार्ड कहाँ पर अवस्थित है? कलकत्ता में, ठीक है नहीं। भारत में वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएं किस राज्य में दर्ज की गई? मिजोरम में। आप देखो, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, जैसे इस समय आग की सब हाल ही में कहाँ पर घटना हुई थी? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और पूरे विश्व के सबसे बड़े देश को क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था कैलिफोर्निया की आग ने। हॉलीवुड का बड़ा हिस्सा वहाँ पर जल चुका है, ठीक है नहीं। अब से 1-2 वर्ष पहले ऐसी ही आग ऑस्ट्रेलिया में लगी थी। तो वनों की जो अग्नि है उनमें आग लगने की घटना होती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा घटनाएं मिजोरम राज्य में हुई। और यह आपका टॉपिक आपदा प्रबंधन 3rd पेपर में है और 5वें 6ठे पेपर जीएस में भी है, ठीक है नहीं। भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आग लगने का खतरा झेल रहा है? भारत में जो भी वन है उसका 35% हिस्सा ऐसा है जिसमें आग लगने की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है नहीं। डी कुकेश क्या है? डी कुकेश एक शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा उपलब्धि हासिल की थी, ठीक है नहीं। डी कुकेश इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ क्या है? यह फेफड़ों की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? फेफड़ों की बीमारी। और यह क्वेश्चन आपको साइंस में दिखाई दे सकता है, तो इसलिए इसको आप याद रखना, ठीक है नहीं। हाँ, जीएसटी मुआवजा उपकर कब समाप्त हो जाएगा? अच्छा, जीएसटी मुआवजा उपकर समाप्त हो जाएगा मार्च 2026 में। जीएसटी बिल कब लाया गया? किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? किस वर्ष लाया गया? कब लागू होगा? तो यह बताना है आपको। और जीएसटी यह भी बताना है कि जीएसटी जो है वो प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत के पहले समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत का जो पहला समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है नहीं। हाल ही में बिम्स्टेक का 24वां वार्षिक वार्ता किस देश में आयोजित की गई? थाईलैंड में आयोजित की गई, ठीक है, बिम्स्टेक की, ठीक। हाल ही में बिम्स्टेक एक समूह है, जिस तरह सार्क समूह है, आसियान समूह, बिम्स्टेक भी एक समूह है, ठीक है। हाल ही में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो लगते हुए देश हैं उनसे मिलाकर ये बना है बिम्स्टेक। जो इसका 24वां वार्षिक वार्ता सम्मेलन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा सपाडेक्स मिशन किस देश द्वारा विकसित किया गया? सपाडेक्स मिशन यह भारत द्वारा विकसित किया गया। स्वचालित और बुद्धिमान मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन
प्रणाली का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जा रहा है? सड़क निर्माण के लिए। देखो सड़क का जब निर्माण होता है, आप देखो वर्तमान में जो सरकार है वह इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारे चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, जलापूर्ति, ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आता है? हमारी सड़कें, परिवहन प्रणाली, जैसे हमारी जल प्रणाली है यानी कि जल यातायात, सड़क प्रणाली, रेलवे, वायुयान प्रणाली, इस तरह से और बहुत सारे आते हैं, ठीक है नहीं? तो इसी का ये जो तकनीक है इसके द्वारा से कम समय में ज़्यादा लंबी सड़कें बिछाई जा सकती है। हाँ जी, वीर बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? यह जो दिवस है गुरु गोविंद साहब के जो दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों बच्चों को औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया था। तो इन्हीं की याद में वीर बाल दिवस को मनाया जा रहा है। वर्तमान भारत सरकार ने ही इसको घोषित किया गया, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी के जल को स्थानांतरित करती है? केन भारत की पहली परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, और यह केन नदी से बेतवा नदी में जल को स्थानांतरित करती है। देखो इसका क्या कंसेप्ट है, क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं जो हिमालय से वो है सतत बहने वाली, यानी कि उनमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। सर्दी के मौसम में कम रहता है और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है बर्फ पिघलने से पानी अधिक हो जाता है मात्रा। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मौसम पर निर्भर है, असतत वहनीय। तो भारत सरकार का एक कंसेप्ट है कि जहाँ पर जल की अधिकता है किसी नदी में, उस जल को किसी दूसरी नदी में ट्रांसफर कर दिया जाए, और उन दोनों नदियों के बीच एक लिंक बनाया जाए, एक कैनाल बना दी जाए, नहर, ताकि अधिक पानी को दूसरी नदी में ट्रांसफर कर दिया जाए और जहाँ पर जल का अभाव हो उस क्षेत्र में जल चला जाए। वहाँ पर पानी की समस्या, पीने की पानी की समस्या, सिंचाई से संबंधित समस्या, इनका समाधान हो सके, पर्यटन बढ़ सके, कृषि की उत्पादकता बढ़ सके और सूखे की जो समस्या झेल रहा है क्षेत्र उससे बचा जा सके। तो केन बेतवा परियोजना मुख्यतः बुंदेलखंड जो हमारा सूखे से प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए है और यह भारत की पहली परियोजना है, ठीक है नहीं। किस राज्य में ने आंतरिक प्रवास में सबसे अधिक कमी देखी गई? आंतरिक प्रवास, महाराष्ट्र राज्य में आंतरिक प्रवास में सबसे अधिक कमी देखी गई। देखो प्रवास किस तरह से होता है? प्रवसन दो तरह से होता है, एक आंतरिक, एक बाहरी। जैसे भारत के लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दुबई जाकर काम कर रहे, बस रहे, ये होगा बाहरी प्रवास, ठीक है। एक आंतरिक प्रवास होता है, जैसे बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी अन्य राज्यों में काम के सिलसिले में जाते हैं। तो इस तरह का प्रवास महाराष्ट्र राज्य में जब हुआ तो उसमें इस वर्ष सबसे ज़्यादा कमी देखी गई। यानी कि इसका मतलब यह है कि वहाँ पर विकास की संभावनाएं, लोग प्रवसन क्यों करेंगे? प्रवसन इसलिए करते, क्या तो वहाँ पर भाई कोई समस्या हो, आर्थिक चीज़ें नहीं हो उस स्तर की, उनके जीवन स्तर को सही चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, संसाधन चाहिए, नहीं हो तो प्रवास करेंगे। जब वे वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे तो प्रवसन क्यों करेंगे? और महिलाओं का प्रवसन सबसे ज़्यादा क्यों होता है बताओ? ये प्रवसन हमारा टॉपिक है सोशल सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी में, और आता है हर वर्ष आता है, IR में भी आता है, PCS में। महिलाओं का प्रवसन इसलिए सबसे अधिक होता है क्योंकि उनको अपने माता पिता का घर छोड़ के अपने ससुराल जाना होता है। पुरुष प्रवसन खासकर जो करता है वो किसके लिए करता है? रोजगार के। लेकिन अधिकांश महिलाओं का प्रवसन शादी की वजह से होता है, ठीक है नहीं। हाँ, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के बाद भारत में प्रवास के पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ? आंतरिक प्रवास में कमी आई। इसका मतलब यह है कि 2011 और हम 2025 में जी रहे हैं, यानी कि पहले जो
आर्थिक विकास की संभावनाएं किसी क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी और वहाँ पर भी संभावनाएं हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं, रोजगार, व्यक्ति 50 किलोमीटर दूर जाके भी रात को घर आ सकता है। पहले क्या था, उसको महीनों महीनों अपने घर से बाहर रहना पड़ता था, ठीक है नहीं। अब छोटे वाहन भी हैं, ठीक है। तो यानी कि आंतरिक प्रवेशन में कमी आई। 2024 में सुशासन दिवस की जो थीम है वह क्या है, विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग, सुशासन, डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना। भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत बनना चाह रही है। उसी को ध्यान में रखकर 2024 में सुशासन दिवस मनाया गया, उसी की थीम यहाँ रखी गई। आप बताओ, सुशासन हमारे मुख्य परीक्षा के किस उसमें है, पेपर में? यह हमारे सेकंड पेपर में है। और आप जब सुशासन का आंसर लिखेंगे तो आप इस थीम को कोट करेंगे, साथ ही आप इस थीम को थर्ड पेपर में भी कोट करेंगे, यूपी में भी आप कोट कर सकते हैं। और यह कोट आपकी जानी चाहिए कहाँ पर, कंक्लूजन में, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के साहस, कला, पर्यावरण, नवाचार आदि को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ठीक है नहीं। आप एक टॉपिक है हमारा क्या, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में एक टॉपिक आता है बच्चे, ठीक है। तो आप ये है बाल पुरस्कार, जब सामाजिक न्याय का प्रश्न लिखेंगे, अगर बच्चों पे कोई प्रश्न आ रहा है तो वहां पर इसको लिखेंगे, बच्चों का सशक्तिकरण करना है, तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है नहीं। आगे चलते हैं। हमारी क्लास काफ़ी लंबी होगी क्योंकि हम आपको करंट अफेयर केवल प्रीलिम्स के लिहाज से नहीं कराना, आपको मेंस के लिहाज से भी कराना। आपको बताना है कि मेंस में किस चीज़ का कहाँ महत्व, ताकि आप अभी से देखो, प्री आप पास कर जाओगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेंस नहीं पास करोगे। मेंस के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको एक उदाहरण चाहिए, और वो उदाहरण ही ये करंट अफेयर में से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी से अपनी क्या बनानी है, एक डायरी बनानी मेंस की। हाल ही में जारी की गई भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना प्रतिशत हो गया, 25.17% हो गया, और यह बढ़ा है। जो ये वन की रिपोर्ट है हर दूसरे वर्ष आती है, ठीक है नहीं, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद आती है। तो इसमें भारत में कुल वन और वृक्षारोपण कितना हो गया, 25.17%। हाल ही में जारी की गई भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का वन आवरण 33% से अधिक देखा गया। ऐसे राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 19 है। यानी कि वन नीति हमारी यह कहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो वन होना चाहिए वो 66% से अधिक होना चाहिए, और जो मैदानी क्षेत्र के राज्य उनमें जो वन है वह 33% से अधिक होना चाहिए। और जो 2023 की वन रिपोर्ट आई है, भारत की जो वन नीति है उसने टारगेट हासिल कर लिया, और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, 19। दिव्यांग, ट्रांसजेंडरों और बेघरों के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है, स्माइल योजना। देखो, एक सेक्शन है सामाजिक न्याय में वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग, उसी के अंतर्गत आते हैं दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, बेघर लोग, बुजुर्ग, बच्चे, महिला, ये क्या है, कमजोर सेक्शन में आते हैं। SC ST भी उसी में आते हैं, ठीक नहीं। तो उन सभी के लिए क्या योजना शुरू की गई है, स्माइल योजना, यानी कि दिव्यांग के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बेघरों के लिए। देखो, आप और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास घर है, हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर बारिश आ जाए, तूफान आए, तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर कपड़े फैल रहे उनको तार के अंदर लाना पड़ेगा, ताकि वे भीग ना जाए या कहीं और उड़ के ना चले जाए। अब कल्पना करो, जिनके पास घर ही नहीं है उनकी क्या स्थिति है, उनको भी सर्दी गर्मी लगती है ना। तो भारत में काफ़ी बड़ी आबादी अभी भी सड़कों पर रहती है, ठीक है नहीं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्रू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, ब्रू जनजाति नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में निवास करती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन कौन से हैं जिसमें निवास करती है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। मिजोरम की राजधानी क्या है बताओ, आइजोल। और असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है नहीं, आपको पता नहीं। हाल ही में बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है, बिम्स्टेक बिम्स्टेक एक संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से लगते हुए देशों का एक संगठन है, ठीक है, आर्थिक संगठन है।
और इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और बिम्स्टेक का अभी एक वार्ता की गई, कहाँ से की गई 24वीं वार्ता? यह की गई थी थाईलैंड में, थाईलैंड देश में। हाल ही में चर्चा में रहा जीएसटी परिषद का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? हाँ, यानी कि जीएसटी परिषद जब लाई गई थी तो भारतीय संविधान संशोधन 101 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। और जीएसटी जो है कर प्रणाली वह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, यानी कि ऐसी कर प्रणाली जिसमें कर का भार प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है। तो उसी के ध्यान में रखकर जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी और यह भारतीय संविधान संशोधन 101 के तहत की गई थी। ठीक है, ये हमने देख, हाँ बस अब ये लास्ट स्लाइड है, देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व पर प्रभाव डालेगी? यानी कि केन बेतवा जो लिंक परियोजना है भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और यह मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उस पर प्रभाव डालेगी। ठीक है नहीं, यानी कि जलवायु जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं जलवायु के पर्यावरण के, वे ये भी कहते हैं कि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसका पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाए। यानी कि थर्ड पेपर में क्या है, हमारा एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन पर्यावरण जैव विविधता, उसी में पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है। तो यह जब परियोजना शुरू की गई केन बेतवा लिंक परियोजना, तो पर्यावरणविदों ने तब भी आपत्ति जताई थी कि इसका कहीं ना कहीं जैव विविधता पे प्रभाव पड़ सकता है। तो हाल ही में बताया गया इसका प्रभाव किस टाइगर रिजर्व पे पड़ रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व पर। ठीक है, आप ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रहा बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में। देखो, जो भी पर्सन आते हैं पर्यावरण में, कौन से जैव विविधता से संरक्षित क्षेत्र पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए आता है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं करंट में रहता है, क्योंकि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न देश है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जैव विविधता के संरक्षित क्षेत्र है। सभी पूछे नहीं जा सकते, केवल वही पूछे जाते परीक्षा में जो करंट पेश रहते हैं। तो आप इसको नोट कर ले, अभी बनाते चले। ठीक है नहीं, यही पॉइंट आपका मेंस में काम आएगा और यही प्रीलिम्स में। तो बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य असम में है। देखो, आज की दिसंबर की स्लाइड में 4-5 पक्षी मतलब संरक्षित क्षेत्र बताए गए जैव विविधता के। एक तो गांधी वाला मध्य प्रदेश में, एक फिर माधव वो भी मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में, और चौथा ये जो है असम में है, बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, और ये पक्षी का अभ्यारण्य है। ठीक है नहीं, हाल ही में चर्चा में रहा चिल्का झील को कब रामसर स्थल घोषित किया गया? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में जो नेवी का एक बड़ा सेंटर है, और इस झील को 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर स्थल वे स्थल होते हैं जो आर्द्र भूमि को रामसर स्थल कहा जाता है, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। और जो आर्द्र भूमि संरक्षित की जाती है उसको ही रामसर स्थल कहा जाता है। ऐसी स्थल कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा में। ठीक है, कौन सा राज्य हाल ही में चुने गए युवा विधायकों की संख्या के अनुसार सबसे युवा है? यानी कि अभी जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें झारखंड राज्य में सबसे अधिक युवा राजनीति में विधायक बनकर आए। और ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है कि युवा आबादी हमारी क्या बन रही है? राजनीति की ओर उन्मुख हो रही, ताकि वो वर्तमान समस्याओं से, वर्तमान भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रख के नीतियां बना सके। ठीक है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा युवा विधायक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाया जाता है और राज्य मानवाधिकार आयोग भी बनाए जाते हैं। ठीक है नहीं, और इस मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य होते हैं, ये अध्यक्ष होगा उसके सदस्य, तो सदस्यों में महिला भी होनी बहुत जरूरी है। और इनका क्या काम है? कहीं पर भी किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं वोलेशन हो रहा है तो ये आयोग ही क्या करते हैं? इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि
ये अपनी सलाह सरकार को देते हैं, उन मामलों की जांच करते हैं, लेकिन इनकी अपनी कमियां, क्योंकि इनके पास पूरी शक्ति नहीं है कार्यवाही करने की, इस तरह की है ना। ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ई श्रम पोर्टल किस प्रकार के श्रमिकों के लिए लक्षित किया गया है, यानी कि ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया गया है। देखो, श्रमिक दो तरह के होते हैं, एक संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, ऐसे कर्मचारी जो किसी पूरी प्रोसेस के थ्रू, यानी कि उनका एक समझौता होता है कि आप अगर काम पे आओगे या काम पे नहीं आओगे, क्या होगा, आपका कब सैलरी बढ़ेगी, कब क्या होगा, इस तरह के, है ना। ये संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र क्या है? और संगठित क्षेत्रों के लिए बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, बीमे वगैरह और उनकी पेंशन वगैरह, ठीक है। असंगठित क्षेत्र जैसे कोई व्यक्ति कृषि क्षेत्र में, या जो मकान बनाते हैं या सड़क पे जो काम करते हैं, ये असंगठित क्षेत्र, क्योंकि इनके पास ना तो कोई एक नियमित आय का स्रोत होता है और ना ही इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा होती है। इसी को ध्यान में रखकर एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है नहीं। और भारत में अधिकांश श्रमिक कैसे हैं? असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है नहीं। और यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है जो उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसीलिए वे अधिकांश असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वे कैसे हैं? वे बेरोजगार की स्थिति में भी रहते हैं, गरीबी की भी स्थिति में भी रहते हैं, भुखमरी की स्थिति में भी रहते हैं, और उनका ना तो कोई बीमा है ना कोई पेंशन है, यानी कि कहीं ना कहीं वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते, ठीक है। हाँ, हाल ही में किस देश के राज्य में एवियन फ्लू के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? अमेरिका का जो राज्य है कैलिफोर्निया, वहां पर हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई। और कैलिफोर्निया राज्य में क्या हुआ था? हाल ही में जंगलों में आग लग गई थी, ठीक है नहीं। तो अमेरिका जो है देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका एक राज्य कैलिफोर्निया, काफ़ी बड़ा राज्य, उसी में हॉलीवुड है, ठीक है नहीं। और वहीं पर एवियन फ्लू के कारण आपातकाल घोषित किया गया। और एवियन जो फ्लू है वो पक्षियों से फैलता है, ठीक है नहीं। भारत ने श्रीलंका के किस बंदरगाह के विकास में योगदान दिया? बंदरगाह श्रीलंका में जिसमें भारत अपना योगदान दे रहा है उसका नाम है पॉइंट पेड्रो फिशिंग हार्बर, ठीक है। इसी तरह का एक बंदरगाह चीन द्वारा श्रीलंका में विकसित किया जा रहा था, हबनटोटा बंदरगाह, ठीक है नहीं। और पॉइंट पेड्रो फिशिंग हार्बर को कौन विकसित कर रहा है? भारत के सहयोग से विकसित हो रहा है श्रीलंका में, ठीक है नहीं। तो ये पूछा जा सकता है पॉइंट पेड्रो फिशिंग हार्बर कहाँ पर है? जर्मनी जर्मनी में चुनाव प्रणाली का नाम क्या है? जर्मनी में जो चुनाव प्रणाली होती है मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। और हमारे यहाँ पर कैसी होती है? आनुपातिक प्रणाली, है ना। हमारे यहाँ पर भी तो इस तरह की चुनाव प्रणाली होती है, एकल संक्रमण, ठीक है, इस तरह की। हाल ही में चर्चा में है डोनेट्स्क किस देश का हिस्सा है? डोनेट्स्क जो है यूक्रेन का हिस्सा है। और आपको पता है डोनेट्स्क कहाँ पर है? डोनेट्स्क देखो, ये है हमारा काला सागर, ये वाला, ये। और यहाँ पर ये चर्च प्रायद्वीप है, कर्च प्रायद्वीप, सॉरी, ये काला सागर है। यहीं पर एक जल संधि है, मरमरा जल संधि। और हाँ, ये यहाँ पर डार्डोनल जल संधि, मरमरा सागर है। तो ये जो हिस्सा है ये यूक्रेन है, ये हिस्सा रूस है, काफी बड़ा है। और यहाँ पर ही हमारा कैस्पियन सागर है, ये यहाँ पर ये यूराल पर्वत। तो यहीं पर ये डोनेट्स्क क्षेत्र है यूक्रेन में, और यह कोयले के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डोनेट्स्क कहाँ पर है? यूक्रेन का हिस्सा, ठीक है। बस लास्ट है ये स्लाइड, इसमें देखते हैं और क्या है। हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन ने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते? जो उस्ताद जाकिर हुसैन है ये भारत के हैं, इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का को कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया? इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। और क्या जीता? पद्म विभूषण। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन थे? यह भारत के तबला वादक थे, ठीक है। डार्क मैटर का मुख्य गुण क्या है? यह विद्युत चुंबकीय परिक्रमा नहीं करता। अच्छा, डार्क मैटर, हाँ, डार्क मैटर का मुख्य जो गुण है विद्युत चुंबकीय
प्रक्रिया नहीं करता। यानी कि जो डार्क मैटर है, आपने डार्क मैटर यह विद्युत चुम्बकीय प्रक्रिया नहीं करता, यह इसका मुख्य गुण है। तो आज की यह करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और यह करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। और यह करंट अफेयर दिसंबर की थी, इसके बाद जनवरी की आएगी, मंथली करंट अफेयर ही कराई जाएगी। और यह क्वेश्चन वे लिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछने की प्रायिकता जिनकी होती है, चाहे वह क्वेश्चन जैव विविधता को देख के रखे गए हों, साइंस को देख के रखे गए, आर्थिक को, राजनीतिक को या विदेश नीति को। ठीक है नहीं? तो ठीक है, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।